अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद है कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और दिन आपका खैर से गुजरे। मेरा नाम मोहम्मद अकबर बाजवा और मेरे साथ आज मौजूद हैं नीलम असलम। और नो डाउट अकबर, मॉर्निंग जो है वो हमेशा ही रिफ्रेशिंग होती है। आज काफ़ी अर्से बाद मुझे मॉर्निंग में आना पड़ा है, तो मुझे तो आज लाहौर की सड़कें बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैंने कहा यार अच्छा है, उठना चाहिए कभी कभी, बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन एक खबर जो सुबह सुबह मुझे देखने को मिली, फिर कल भी एक खबर मैंने ऐसी देख ली थी कि हमारी जो अनाउंसर हैं कमल नसीर, बिल्कुल उनकी डेथ हो गई। फिर हसीना मोइन, कितनी हमारी बचपन की और हमारे बड़ों की भी बचपन की यादें उनसे वापस। एब्सोल्युटली, और कितने जबरदस्त ड्रामे हैं नीलम जो हमारे बचपन की यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। खैर पहले टॉपिक से आप बता दें, उसके बाद फिर बिल्कुल इनके ऊपर बात करेंगे, ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कोरोना वायरस, उसके जो झटके हैं वो जारी हैं और हम शुक्र अदा कर रहे थे कि पाकिस्तान में इसके इतने असरात नहीं आ रहे, लेकिन जो तीसरी वेव है वो काफ़ी हद तक खतरनाक हो गई है। एब्सोल्युटली, और वैक्सीन्स जो हैं उन पे दुनिया भर में कौन सी चल रही हैं, पाकिस्तान में कौन सी आनी चाहिए, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए, इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इस पर कुछ तफसीली बात होगी। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ सिंध के हवाले से कि वहाँ पर कुत्तों के काटने के जो वाक़यात और उस पर सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके हवाले से भी बात कर लीजिएगा। और एक खातून हमारे साथ हैं बहुत बाहिम्मत, उनसे आज आपको हमने मिलवाना है। तो सबसे पहले हसीना मोइन साहिबा के हवाले से बात कर लें। उर्दू अदब का दरख्शां सितारा हम कह सकते हैं, और जो उनके ड्रामे थे वो सिर्फ ड्रामे नहीं थे, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, उनसे हमेशा एक तामीरी और मुस्बत पहलू निकल कर सामने आता था, हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता था। लेकिन अब ये हमारा जो दरख्शां सितारा है, अफसोसनाक खबर ये है कि वो हम में नहीं रही। हसीना मोइन साहिबा का बताया यह गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, बहुत अरसे से कैंसर के आर्ज़े में वो मुब्तला थी। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। और उनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी कराची में, न्यू नाज़िमाबाद। हमारे साथ एक्टर हैं, बड़े वेटरन एक्टर पाकिस्तान के कवी खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अब कुछ मेमोरीज़ आप उनकी शेयर करना चाहेंगे? मतलब आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि कितनी कदावर शख्सियत थी वो? नहीं, इसमें बेहतरी की बात थोड़ी होती, वो तो इस तरफ तो थी ही नहीं। यानी उनके बारे में कहा जाए कि वो मैं बहुत बेहतर बताऊंगा, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ बहुत बड़ी बात कह सकूं। कोई बात ही नहीं है, वो तो इतनी बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने कितने साल से आप देखे हैं, हमें उन्होंने हमारे ड्रामे लिख कर कितनी, मुझे तो लगता है जैसे कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन तो बीत ही गई और उनके ड्रामों के हवाले अब भी दिए जाते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में। बहुत ममालिक में उनके ड्रामों में काम करना फख्र महसूस किया जाता है। अब भी जब उनका ड्रामा होता था और कोई खास करता था वो बड़ा लकी समझा जाता था। हम सब एक्टर छोटे बड़े, कोई उसमें ये नहीं सर, आप खुद भी हमारे लिविंग लेजेंड हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, और जो आपका साया है वो हमारे फनकार इंडस्ट्री और जो हमारी आर्ट्स इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमेशा सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आपकी सेहत के लिए भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हसीना मोइन हो गई, आप जैसे लोग हो गए, पूरी दुनिया में जब हमने फ़ख्र से कोई नाम बताना होता है अपनी इंडस्ट्री का, तो आप लोगों के नाम हम बताते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अब ये जो खला है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पूरा हो सकता है? आजकल जैसा काम हो रहा है, ये जो हमारे माजी के इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनको कोई इनकी शूज़ फिल करने के लिए कोई आ रहे हैं नाम, आपको लगता है आगे? नहीं, ये तो गुफ्तगू और तहलील करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितने बड़े बड़े लोग यानी आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये वक्त जो है जिंदगी का, ये उनके अपने या हमारे हाथ में तो होता नहीं। अब देखिए कमल नसीर साहब जो पहली खातून थी, मेरे साथ उन्होंने पहला ड्रामा किया था, वो अब हीरोइन नहीं है, वो चली गई है, उनकी भी डेथ हो गई कल। तो दूसरा ये सदमा सबसे बड़ा ये पड़ा एकदम कि हसीना मोइन चली गई। तो ये इस कदर आदमी सत्ते में होता है कि कुछ बयान नहीं कर सकता। ये दीन भी है, दुनिया भी है, सबने जाना है, सबने
में आना है तो उस पर खान साहब आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं सर कि मतलब बयान से बाहर है दुख, और उम्मीद तौर पे ऐसे होता है कि ऐसे मौक़ों पर हम याद करते हैं उन लोगों को और उनके साथ गुजरे हुए कुछ ऐसे लम्हात जो हम कभी भुला नहीं सकते। यकीनी तौर पे आपकी भी कुछ होंगे उनके साथ, कुछ मोमेंट्स होंगी, कोई उन्होंने आपको बात कही हो, कुछ आपको याद हो, उन आपकी ज़ाती तौर पर जो आप उनसे जब मुलाकात होती थी या प्रोफेशनली आप काम करते थे, तो कोई अगर शेयर करना चाहें आप हमारे साथ, नाज़रीन के साथ ऐसे मोमेंट्स। ये ज़ाती तौर पे तो मैं रियाज कर सकता हूँ कि मुल्तान में एक इदारा था फनकारों का, वहाँ वो मुझे हर साल बुलाते थे, मैं जाता था, तकरीब हुआ करती थी, तो उन्होंने मेरे नाम पे हसीना मोइन साहबा को कहीं कह दिया कि क्या आप आ जाएंगे। वो कोई इतना बड़ा इदारा नहीं था, छोटा था, छोटे छोटे आटे चाहिए, मैं कभी तो चला जाता हूँ। वो मेरे नाम पे वहाँ जब मैं पहुंचा तो वो मौजूद थी। मैंने कहा अरे आप, बोले हाँ, इन्होंने कहा था कि आप आ रहे हैं तो आप आ जाए। तो वो कराची से आती, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कैसी शख्सियत है, कितनी अच्छी शख्सियत है, कितनी बहुत ही वो मैं नहीं, मेरे पास कोई, मैं इतना बड़ा राइटर हूँ नहीं, मेरे जहन में तो 50,000 चीजें आती हैं और उनको फिर बयान करना, हम तो उन लोगों में से हैं जो ये लिखते थे तो हम बयान करते थे, उनके अल्फाज हमारे मुंह से निकलते थे। अच्छा सर, उन्होंने बहुत बड़े बड़े शाहकार जो हैं वो तख्लीक किए हैं, बनाए हैं, जिस बहुत बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बड़े बड़े अदाकार बना दिया। उनकी कहानियों ने अगर कहा जाए, उनको अपनी खुद ज़ाती तख्लीक कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद थी? कभी उन्होंने आपसे शेयर किया हो कि मुझे ये वाला ड्रामा, ये वाली कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है या मेरी ज़ाती ज़िंदगी से करीब है? नहीं, वो तो देखिए वो उनमें से नहीं थी कि जो खुद कहते हैं कि मेरी ये तख्लीक मेरी बहुत पसंद थी। वो तो उनकी कोई भी, अब जैसे उनके जितने भी पुराने हमारे जो एक्टर हैं, यानी मेरे जमाने के शकील और एक तो है नहीं, और जितने भी लॉट है जो सीनियर बहुत सीनियर हो चुकी है, वो सब उन्हीं की तख्लीक थी। और जितना बड़ा नाम पाया वो अब तक वो ही उनके ड्रामे जो है उन्हीं के हवाले से पहचाने जाते हैं। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं उनके पास चंद ड्रामे होते हैं जिनके हवाला उनकी जिंदगी गुजर जाती है और लोग वही हवाले देते रहते हैं। जैसे बहुत से हैं, दूसरों के लिए भी बहुत से हैं। तो हम 4-5 लोग बैठे बात, कोई तख्लीकार हो, कुछ राइटर हो, कुछ एक्टर हो, उसके बाद फिर हम ये देखें कि ये जो इतना अरसा गुजरा है हसीना मोइन का या कमल नसीब का, हमने या हमसे मुराद हम सब ने, हमारी हुकूमत ने भी किया, हमने क्या क्या दिया और क्या लिया। तो ये एक सवाल ऐसा है जो हमेशा हमें चला आ रहा है। जब कोई रुखसत होता है तो हम उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि वक्त चला जाता है, फिर कोई दूसरा दुनिया से चला जाता है, फिर उसके हवाले से प्रोग्राम होने लगते, बात होने लगती, लेकिन कोई ठोस चीज ऐसी की गई हो, कम से कम मेरे 60-70 साल कैरियर में कोई ऐसी ठोस चीज की गई हो फनकार के हवाले से, अदीब के हवाले से, शामिल के हवाले से, या मैं तो उस वक्त का हूँ वो भी, यानी 64 और अब कितना 56 साल हो गए, आप बताना लगेगी। तो 56 साल में ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ये कहा सकता है आपसे टेक्निक बहुत आती है, बड़े बड़े स्टूडियो बन गए हैं और लेटेस्ट मशीनें और लाइटें और ये परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हमने इतने बड़े बड़े लोगों से फायदा उठाया कितना और हमें क्या करना चाहिए। ये 5-7 सवाल, बहुत बड़ा सवाल सर आपने रेस किया है, और ये हम भी अक्सर बात करते हैं। बहुत लोगों को हमने खोया है जो गौहरे नायाब थे, जो इस मुल्क का फ़ख्र थे, शायद वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बहुत ज़्यादा रिगार्ड डिज़र्व करते थे, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, उनको मिली ज़रूर है, मोहब्बतें मिली ज़रूर हैं, लेकिन शायद हुकूमती सतह पर मज़ीद उनकी पजीराई होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और ओवरऑल नीलम जो बात कर रहे थे कबीर खान साहब के, जो क्लासिक्स उन्होंने क्रिएट की और जो आज क्लासिक्स का दर्जा है, और उस दौर में भी जिस तरह का वो मामला था, जो जितनी ज़बरदस्त वो बनाते थे, और जो आपको ऐसे लगता है वैसे कि अब वो दोबारा कभी रिपीट हो पाएगा? आपने क्वेश्चन पूछा भी था उनसे, वैसे पर्सनली मुझे नहीं लगता, मुझे खुद नहीं लगता, वो दौर गुजर चुका जो इररिप्लेसेबल हैं वो चीज़ें। खैर, ये सारी यादें तो हमारे साथ ही रहेंगी। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ शायर, नावल निगार और ड्रामाज भी लिखे हैं।
सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी हम असर आपसे कुछ सीनियर कहें, हसीना मोइन साहिबा आज हम में नहीं रही, कुछ यादें आप उनकी शेयर करना चाहें हमारे साथ, देखने वालों के साथ? असल में बातें थे इतनी बेशुमार यादें हैं जी। अब मैं समझता हूँ कि ये इतनी यानी एकदम ये खबर ऐसी है कि जिसने एकदम बंदे को हिला के बंदा रख देता है। बहुत सी चीज़ें आपस में वो मिक्सअप हो गई हैं। मैं अभी जब से ये खबर मिली है मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 50 बरस में इस खातून ने जो पाकिस्तान ड्रामे में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है और उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। और एक जो ज़ाती हवाले और यादें हैं दोस्ती की वो अपनी जगह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी के जो 50 साल में अगर कभी भी किसी भी वक्त में भी 5 बेहतरीन सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं उनका शुमार किया जाएगा तो यकीनन हसीना मोइन उनमें शामिल होंगी। जिस तरह के किरदार उन्होंने लिखे, जिस तरह के ड्रामे लिखे, ख्वातीन जो आजकल जो फेमिनिज्म के हवाले से हम बहुत बातें करते हैं, 70s में उन्होंने जिस तरह से ख्वातीन के हकूक के बारे में आवाज़ उठाई और जिस खूबसूरत तरीके से इस केस को उठाया वो अपनी मिसालात है। और सारी जिंदगी उन्होंने जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को लिखा, खुशगवार अंदाज में लिखा, हंसी मजाक के अंदाज में लिखा। और अब जैसा कि हम सब जानते हैं उनकी अपनी जाती जिंदगी में भी उन्होंने आखिरी जिंदगी के 20-25 साल कैंसर में गुजारे, बीमारी में भी उसका भी बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया। तो वो एक बहुत जीदार, बहादुर और बहुत ही हौसलामंद और बहुत ही लायक खातून। बिलाशुबा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो इंडस्ट्री में नहीं रहते तो ऐसा लगता है, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री यतीम हो गई है। अब ये हसीना मोइन साहिबा उन्हीं में से एक हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा आगे। बिलाशुबा मैं ये इतना बड़ा सुकून जब किसी इमारत का गिरता है तो वाकई कुछ देर के लिए समझ में नहीं आता कि अब ये इमारत कैसे कायम रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया। अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा कर रहे थे। और फिर वही बात नीलम, एक मतलब इसका कोई मदावा नहीं हो सकता इस लॉस का, इस नुकसान का जो आज जिसे हम गुजरे हैं। बिल्कुल। और अकबर, जब हमारी लोगों से बात होती है जो हमसे बड़े हैं, जब हम उनको बताते हैं कि हमने हसीना मोइन के ड्रामे देख रखे हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं ये जनरेशन तो देख ही नहीं सकती, लेकिन हम कैसे अपने आप को रोकें। हम काफी बड़े हैं, हम इतने छोटे नहीं हैं। बताने का मकसद आपका ये था। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने स्पेशली ये ड्रामे देखे थे। हमने फिर पीटीवी पे जो रिपीट टेलीकास्ट होती थी उसमें जाके ये ड्रामे देखे। तो चलिए, मैंने धूप किनारे देखा हुआ है, मैं उस वक्त काफी मुझे अभी भी याद है। मुझे लगता था कि आप मेरे एज ग्रुप के हैं, मुझे पता चला आप तो मेरे बुजुर्ग हैं तो मैं अब आपकी ज्यादा इज्जत किया करूंगी। खैर, मैं ये बताना चाह रही थी कि वो कोई भी जनरेशन इन ड्रामों से अपने आप को दूर और अलग नहीं महसूस कर सकती। इन ड्रामों की खूबसूरती ही है, कोई शक नहीं। वो आज भी जो बच्चे जो अब जवान हो रहे हैं वो अगर देखना शुरू करते हैं तो उन्हें अंदाजा हो कि किस कदर खूबसूरत यहाँ पे प्रोडक्शन थी और क्या जबरदस्त ड्रामे बनते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं शो में और कुछ अब कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। तीसरी लहर, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, हर गुजरते दिन के साथ ये मुहलिकतर होती जा रही है और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में अगर बात करें तो 63 डेथ्स हुई हैं और बहुत बड़ा फिगर अब बढ़ना शुरू हो गया। और जो इस वक्त तादाद है, कुल तादाद है, वो भी गुज़श्ता साल 2 जुलाई के बाद इस वक्त की सबसे बड़ा फिगर है वो। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा हम अपने आप को भी ब्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेते। स्पेशली कोरोना को तो हमने जिस तरह से टैकल किया है, हमारी आवाम ने बिलखुसूस, अगर आप अभी भी चले जाएं सड़कों पे तो आप देखेंगे कि कोई भी मास्क पहने आपको दिखाई नहीं देगा। हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे, अभी भी ख्याल नहीं रख रहे। तो उन्हीं लोगों के लिए जो इसको गैर संजीदा ले रहे हैं, हम उनको बता दें कि कुछ महीनों के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और कोरोना इस कदर तेजी से फैल रहा है। अच्छा, वैसे एक जिस इदारे ने सीरियस लिया है वो है नैब। आज उन्होंने मरीम नवाज की पेशी कैंसिल की और उन्होंने कहा है कि इसी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं। खैर, ये बात कहीं और निकल जाएगी। हम वैक्सीन की बात करें, अब वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है। आपने वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, ख़ासतौर पर अपने बुजुर्गों को जिनके लिए अभी हुकूमत ने फ्री ये फराहम की हुई है। अब कुछ बात कर लें वो वैक्सीन जो पाकिस्तान इंपोर्ट हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। एस्ट्राजेनेका की बात करें तो कहा यह जा रहा था कि 79% तक ये मौसर साबित होती है। दूसरा, सब जीरो टेम्परेचर पे इसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, सस्ती भी है।
इंडिया में भी बहुत मैस क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यूरोप में एज यू नो नीलम मतलब अच्छी खासी उस पे वो ब्लड क्लॉटिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स आए और सब मामला। फिर हमने मनफी चीजें भी निकालनी होती हैं और फिर हमने इन बातों को बड़े कॉन्फिडेंस से लोगों में फैलाना होता है, इन सारी अफवाहों को। तो इन्हीं अफवाहों के ऊपर कुछ बात करेंगे कि सच क्या है, फसाना क्या है। हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समारा अफजल। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा मनफी बातें की जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और भी कुछ इसके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं। कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ये सब कुछ एस्ट्राजेनेका की वजह से हो रहा है? हम एस्ट्राजेनेका दिसंबर से इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन। हमें सच कोई मसला नहीं हुआ उसके साथ। हमने नीली 30 मिलियन वैक्सीन दी हैं, उसमें से 15 से 16 मिलियन जो हैं वो एस्ट्राजेनेका की दी हुई हैं। उनमें से बस ऐसे 4-5 केसेस आए हैं जिनमें एक स्पेशल क्लॉट होता है दिमाग में, एक वेन में, वो आया हुआ है, लेकिन वो अभी उसका कोई लिंक नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वैक्सीन की वजह से वो क्लॉट होते हैं। क्लॉटिंग और क्लॉट्स होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे इंसानों को हार्ट अटैक्स होते हैं, फालिज होता है, उसी तरह क्लॉट्स भी बहुत आम है, खास करके प्रेगनेंसी में बहुत आम है, कैंसर के मरीजों में बहुत आम है। तो ये एक, और अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे वैक्सीन के साथ, जो फाइजर की वैक्सीन है उसमें भी क्लॉट्स थे, बस 2 या 3 केसेस का फर्क था। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, तो लोगों को डरना नहीं चाहिए इस वैक्सीन से और लगवानी चाहिए। जैसे मैंने कहा, यहाँ एटलीस्ट 16 या 17 मिलियन लोगों ने। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ ममालिक इस पे बात करें। अमरीकी हुकाम ने भी एस्ट्राजेनेका की अफादियत पर कुछ शक का इजहार किया। वहाँ पे कहा गया कि जितना बताया गया कि ये 79% इफेक्टिव है, इतनी है नहीं। तो ओवरऑल वैसे जो अब तक डेटा है, आप चूंकि यूके होती हैं और वहीं पे इसे बनाया गया और वहाँ पे डेटा भी कलेक्ट हो रहा है, तो वो अब तक क्या सामने आया है, एग्जैक्ट फिगर्स क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप डेथ्स को रोकना। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये 100% इफेक्टिव है आपको मरने से बचाने के लिए, ठीक है। बाकी जो 79% इफेक्टिवनेस है, ये 65% है, ये जो भी है, दैट इज कि आपको सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से रोकता है। तो वो भी एक बहुत अहम चीज़ है कि 79% लोगों को इसके साथ बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन या कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते है उसके बाद। और जो सबसे, लेकिन जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 100% इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग डेथ्स। तो यही हम चाहते हैं कि लोग मरे ना कोरोना वायरस से, और ये इस वैक्सीन ये 100% इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में अभी जो चाइना की वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी 2 डोजेस हैं। एस्ट्राजेनेका सिंगल डोज वैक्सीन है या इसकी भी 2 ही खुराकें दी जाती हैं? एस्ट्राजेनेका 2 डोसेज हैं, एक पहले लगती है और उसके बाद 12 वीक्स के बाद एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ये दोबारा लगती है, और तकरीबन 10 या 12 हफ्ते के बाद अगर दे दें तो तब सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कोरोना के काफ़ी सारे स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। वो पहले यूके स्ट्रेन था, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन, अब तंजानियन स्ट्रेन की बात हो रही है। तो ये सब जो मामला है, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इन नए जो वेरिएंट्स हैं इनसे लड़ने में मददगार रहेगी? देखिए, जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फाइजर और एस्ट्राजेनेका दोनों ने कहा है कि ये जो म्यूटेंट्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, उनमें उनके खिलाफ इफेक्टिव है। अगर आप देखें, जो वेरिएंट्स होते हैं वो सिर्फ उनमें जो एक कोरोना वायरस का जो एक जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसके थोड़े से डीएनए में फ़र्क आता है, तो इतना कोई खास फ़र्क नहीं होता। और ये जो वैक्सीन है काफ़ी ब्रॉड वर्किंग वैक्सीन होती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो वैक्सीन हैं वो नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी इफेक्टिव। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे जो पाकिस्तान के अवाम है, स्पेशली उनके लिए मैं तो अकबर ये कहूँगी कि प्लीज़ उनको ये समझा दे कि वो एक दूसरे से पूछ के बेचैन हो रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 1 दिन पहले वैक्सीन लगाई गई थी, उसके बाद उन्हें कोरोना कैसे हो गया। ये गुत्थी सुलझा दे ज़रा हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए। नहीं, ऑब्वियसली उनको पहले से कोविड था, ये नहीं कि वैक्सीन लग के वैक्सीन काम करने में 2 या 3 हफ्ते लगते हैं, आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी कोरोना वायरस के साथ लड़ सकती है। तो क्योंकि उनको 1 या 2 दिन के बाद कोरोना वायरस हो गया, उनके जिस्म में पहले ही था। अक्सर ऐसा होता है, आप किसी के साथ कांटेक्ट में होते हैं और आपको 4 या 5 दिन लग जाते हैं, उसके बाद फिर सिम्टम्स शुरू होना जो होते हैं। तो उनको पहले ही था, ऐसा नहीं है कि वो उनको वैक्सीन से हुआ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं। अब वो पहले से आप कह रही हैं कि उन्हें कोविड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। अच्छा, आजकल जाहिर है कि आइसोलेशन में या क्वारंटीन किया हुआ है। कल उन्होंने एक मीटिंग अपने घर चेयर की, उसकी उन्होंने तस्वीर भी शेयर कर दी। वहाँ पे कुछ लोग सामने बैठे हुए थे,
गो के कहा गया कि डिस्टेंस का ख्याल रखा गया है, लेकिन आप समझती हैं कि ये दुरुस्त था? अब क्या मैसेज जाएगा कि आपको कोविड है और आप मीटिंग शेयर कर रहे हैं, ये मैसेज ठीक जाएगा आपके ख्याल में या गलत है? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इमरान खान की, लेकिन जो आज हुआ है उसको कोई भी हर कोई कंडेम करेगा, क्योंकि ये SOPs नहीं है, ये आइसोलेशन के रूल नहीं है। अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको अपनी फैमिली के साथ सेल्फ आइसोलेट करना पड़ता है अपने ही घर में। तो डजंट मैटर कि वो दूरी पे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ये गलत बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। लोग जाएंगे शादियों पे, जाएंगे कहेंगे नहीं हम तो दूर बैठे थे या हमने तो मास्क पहना था। तो आपको एज ए लीडर आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं हुआ, एंड आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समारा। हमारी जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, स्पेशली जो हमारी आवाम की थी, वो सुबह सुबह आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। लेकिन अकबर ये समझ करे नहीं हो आया। गई हूँ वैसे क्लियर सुनने के बावजूद लोग मानते नहीं है, फिर भी कई दफा ऐसे भी देखा है। ये वैसे मुझे अपनी कौम की यही बात सबसे अच्छी भी लगती है, लाइवली है, हर चीज को लाइट लेती है। लेकिन खैर प्लीज कोरोना को इतना लाइट मत ले। लेकिन ये क्या मतलब ये आप वजीर आज़म को भी सुनाना चाह रही हैं कि हाँ आपको ख्याल करना चाहिए था इस तरह से मीटिंग शेयर करके, और फिर तस्वीर भी लगा दी, क्या मैसेज चला जाएगा? पहले ही लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कोरोना है नहीं, ये तो बिल्कुल एक ड्रामा चल रहा है। ये 92 का वर्ल्ड कप नहीं है, खिलाड़ी ठीक है किसी से नहीं डरता और लड़ता है, लेकिन ये कोई लड़ने का सही तरीका नहीं था। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो एक और टॉपिक है, उस पर हमने बात करनी है कि पूरी दुनिया, वैसे दुनिया पता नहीं कहाँ पे स्पेस ट्रेवल चल रहा है, इधर हम कुत्ते मारने के पीछे पड़े हैं, इस पर कुछ बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम जैसे कि आपको थोड़ा सा टीजर देकर गए थे ब्रेक पर जाने से पहले कि कराची समेत सिंध भर में जो कुत्तों के काटने के वाकयात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और जो वहाँ पे अरकान असम्बली है उनको भी कुछ टारगेट्स दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। एब्सोल्युटली। वैसे कोर्ट का फैसला जो आया उसमें दो एमपीओज को डी नोटिफाई करने का कहा गया था इलेक्शन कमीशन को, रत्तो डेरो और जामशोर होके, कि यहाँ पर कुत्ता काटने के सख्त गजीदगी के वाकयात पेश आए हैं। तो एक मसला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि उनकी नसबंदी के लिए क्या करना है, उनके लिए फंड्स इशू किए गए थे, वो मामला किधर पहुंचा। फिर एंटी रेबीज़ वैक्सीन का हुसूल, कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं यहाँ पे। तो अब दुनिया, अब तकरीबन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन तकरीबन रोल आउट कर दी है पूरी पॉपुलेशन के लिए। हम अभी तक यहाँ पे मामला चला हुआ है कि सॉवरन गारंटी मिलेगी, ये विफाक का काम है कि सिंध का काम है, जो भी है। तो सिंध तो हर वक्त ये कह देता है कि जो विफाक की जानिब से नहीं, हमें फंड्स नहीं मिल रहे, वैक्सीन नहीं मिल रही। अब हो क्या रहा है हम जानते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो नुमाइंदे हैं सिंध में, खुर्रम शेर जमान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बताइएगा, मीडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा इशू हाईलाइट हो रहा है और अब काफ़ी ज़्यादा इसको अदलिया भी संजीदगी से ले रही है, ये मामला है क्या? क्यों हम इस मसले पर भी काबू नहीं पा रहे सिंध में? अच्छा देखिए, ये पॉसिबल नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि ये मामला ठीक कैसे होंगे? ठीक जब मामला होंगे जब सूबे के अंदर जो हुकूमत है, जो पिछले 13 साल से इक़्तिदार के अंदर है, जिसका 5वां दौर सूबे सिंध के अंदर है, वो कुछ कोशिश करेगी तो होगी ना। देखिए हमारी क्या जिम्मेदारी थी। मैंने एज अपोजिशन मेंबर होते हुए सिंध असम्बली में बड़ा शोर मचाया, यहाँ तक कह दिया कि सूबे सिंध के अंदर कुत्तों का राज है। तो कुत्तों का राज से मुराद के हर गली के अंदर कुत्ते हैं। अंदाज़न इस वक्त कराची शहर के अंदर कोई 1.25 से 1.5 लाख कुत्ता जो है मौजूद है, मतलब हर गली में 8 से 10 कुत्ते मिलेंगे। सो इसका हल तो जब निकलेगा कि जब हुकूमत सिंध चाहेगी, जिसके पास पैसा है, जिसके बाद बजट है, जिसके बाद वो तमाम वसाइल मौजूद हैं। अगर इनकी विल नहीं होगी, इनकी कोशिश नहीं होगी। पिछले दिनों इन्होंने कोई 50 करोड़ रुपए का बजट जो है पिछले 4-5 महीने पहले निकाला कि वो कुत्तों को कहते हैं कि न्यूट्रल करेंगे। पता नहीं किस तरह न्यूट्रल करेंगे। अब हम ढूंढते फिरें कि कुत्ता कौन सा कुत्ता न्यूट्रल है, कौन सा नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं। इसके अलावा एक इशू और भी बहुत बड़ा है कि सिर्फ कुत्तों का मसला नहीं है। कुत्ते तो हैं, लेकिन जब कुत्ते काट जाते हैं तो उसके बाद उसकी दवाइयाँ भी नहीं मिलती है। तो अब यहाँ के शहरी जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो सर, सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर वज़ीर आला सिंध ने तनकीद की है, आपकी पार्टी के भी कुछ मेंबरान ने उस पर तनकीद की है। आप पर्सनली इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? हाई कोर्ट के एक बेंच का ये फैसला आया तो आप जज को क्या कह सकते हैं? जज तो मजबूर हो गए, जज परेशान हो गए। जज साहब ने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया, इनको समझा लिया, देख लिया। आखिरकार जब जज साहब ने यही फैसला किया कि ठीक है कि जिसके इलाके के अंदर कुत्ता जो है काटेगा तो वहाँ के MP को सस्पेंड कर दें। तो जाहिर है कि मतलब जज साहब ने ये फैसला, जाहिर है किसी खुशी में तो फैसला नहीं लिया होगा ना। उनको इस बात का एहसास होगा कि आइन जो है ये किस तरीके से इसको जो है पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन की पीक आ गई है कि बच्चे, मासूम बच्चों को जज साहिबान भी कुत्तों से
कटते हुए देख रहे हैं, कोई मुंह काट रहा है, कोई आंखें निकाल रहा है, क्योंकि छोटे कद के मासूम बच्चे होते हैं, मोहल्लों में गलियों में घूम रहे होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे सूबे के अंदर एक बहुत बड़ी कैंपेन चलनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी मनासिर होते हैं काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाले होते हैं। शेर समान साहब, ये बताइएगा, कल सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कुत्तों की नस्ल बंदी के बजट का सवाल किया है। इस काम के लिए आखिर कितना बजट मुख्तस है? देखिए, ये जिम्मेदारी तो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर की है ना, ये जिम्मेदारी तो बिलावल जरदारी की है, जिनकी जमात जो है इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है। तो देखें, मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर कितना पैसा खर्च होगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये अंदाज़ा लगाना तो इनकी डिपार्टमेंट्स का काम है। अलबत्ता मैं कौम को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 2019 के अंदर 1,58,000 कुत्तों के डॉग बाइट केसेस थे 2019 में। 2020 में अंदाज़न कोई 1,57,000 या 95,000 डॉग बाइट केसेस थे, और 2020 के अंदर 3 महीनों के अंदर 48,000 डॉग बाइट केसेस हैं। ये जो है ये तमाम हॉस्पिटल से डेटा सर्वे करके मैंने अखबारात के अंदर पढ़ा था, जहाँ से मैंने निकाला। ये इतने बुरे हालात हैं कि अल्लाह खैर करे। किस किस किस्म के वाक़यात हमने देखें। कुत्ते ने बोटियाँ निकाल दी बच्चों की, बच्चों के इंतकाल हो गए, मर गए बेचारे मासूम बच्चे। कुछ दिन पहले जो ना मैं कुरंगी में इलाके में गया, कुत्ते ने बच्ची की आंख अंदाज़न पूरी निकाल दी थी। आप बताएं क्या करें, ना खेलने कूदने के मैदान हैं यहाँ पे, ना पार्क्स हैं, ना ग्राउंड है। बच्चे गली मोहल्ले में निकलते हैं, हर गली के अंदर 1 दर्जन कुत्ता मौजूद है हमला करने के लिए। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन हर शोबे में आप, और इस मसले का अकबर कोई ऐसा हल भी नहीं निकाला जा रहा। जैसे कि हमने देखा था कि KPK में गधे इतने ज्यादा हो गए थे तो वो फिर चाइना को उन्होंने कहा कि दे देते, खुद कफील हो गया। अब ये यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि इतने ज्यादा, पता नहीं, मैं तो वैसे ही डिप्रेस्ड हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप वेट ना कर रहे हो, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन डिप्रेशन ये इलम की ये कोई मसला है वैसे पूरी दुनिया में? हम इस पे अभी तक बार-बार इसीलिए बात कर रहे हैं। आप पेट्स बना सकते हैं, आप बिल्कुल थिंक टैंक्स होते हैं, इस मसले का किसी और भी तरह हल निकाला जा सकता है अगर वैक्सीन नहीं है, अगर फंड्स नहीं है, लेकिन कोई भी मसले का हल नहीं निकालना, हर मसले पर सियासत ही करनी है। एब्सोल्युटली। खैर, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है एक बड़ी बाहिम्मत खातून की, वो शेयर करनी है नाज़रीन आपके साथ। सही बताया। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे उस बहादुर खातून की जिसके ऊपर मुझे बहुत फख्र है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये खबर। ऐसी खबरें पढ़ते हुए ना मुझे लिटरली अंदर से खुशी होती है कि हमारे यहाँ ऐसी खवातीन हैं कि जिनके पास अगर एजुकेशन नहीं है लेकिन हुनर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेती हैं। क्योंकि औरत पे जब आ जाती है ना बात, जब उसने अपने बच्चों को पालना हो, जब ख़ानदान की बारी आती है, जो हमारी औरतें हैं वो फिर मिसाल बन जाती हैं पूरी दुनिया के लिए। वैसे तो आप लोग कहते हैं औरत सिन्फ़े नाज़ुक है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया है वो गैरत का है, हमीयत का है और इज्जत से रोज़ी कमाने का है। बेहतरीन, मेरा तो सलूट है। हमारे साथ मौजूद हैं बाली रानी, चकवाल से उनका ताल्लुक है। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, कुछ उन्होंने भीख भी मांगी, मुश्किल हालात थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिक्शा चला के अपने बच्चों को अब वो पाल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक खातून के लिए चकवाल शहर में, निस्बतन छोटा शहर है, रिक्शा चलाना जो है वो थोड़ा सा मसाइल कुन रहा होगा, थोड़े से मसले उसमें आए होंगे। एक्सपीरियंस अपना शेयर करें हमारे साथ। जब मैंने पहले रिक्शा चलाया तो मुझे ये मसाइल मेरे सामने आ गया कि लोग ना देख के मुझे मतलब हंसते थे। उसके बाद मेरे से ये सवाल करते थे कि आप मतलब लड़की हो के रिक्शा चला रही हैं, कोई शर्म करें। ये क्या ज़माना आ गया कि एक लड़कियां भी रिक्शा चलाती हैं, रोड पे मजदूरी कर रही हैं, क्या कमाने वाला कोई नहीं है। और मैंने किसी की बात पे तवज्जो नहीं की क्योंकि मैंने जो मजदूरी करनी थी और अपने बच्चों का बेहतर सोचना। बिल्कुल। और रानी साहिबा आज वो अपने ऊपर बैठ के खुद हंस रहे होंगे कि वो ऐसी बातें करते थे। हम दूसरों को इनकरेज नहीं करते, लेकिन डिस्करेज करने के लिए हमारी कौम सबसे आगे खड़ी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो रिक्शे की आमदनी है, घर चला लेती हैं, उससे ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं? रिक्शे की आमदनी से ये है कि 2 वक्त की हम रोटी खा सकते हैं,
और बच्चों की फ़ीस दे लेती हूँ, वो भी इतना मतलब पूरी दिन मजदूरी करती हूँ और स्कूल के जो बच्चे लगाए हुए हैं वो करती हूँ, तो तब मैं अपने बच्चों की फ़ीस करती हूँ और 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं। रिक्शे की वजह से यही है कि मैं काश कभी इतनी मजदूरी करूँ कि अपना घर बना सकूँ, अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में करवा दूँ, मतलब इस झुग्गी से जो है, झुग्गी से हम लोग निकल जाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला आपकी आमदन में मज़ीद बरकत डाले। और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि अभी आप रिक्शा चला रही हैं, इससे पहले आप क्या करती हैं? सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ कि कुछ और लोग जो देख रहे हो वो आपको देख के उनके अंदर भी कुछ जज्बा आए और आपसे कुछ सीखें वो। तो आप इससे पहले किस तरह गुजारा होता था आपका? मैं पहले 2 साल मैंने भीख मांगी है, अब 5 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रही हूँ और मुझे किसी एनजीओ ने रिक्शा दिया था, उस एनजीओ ने मुझे ट्रेनिंग मतलब मेरी ट्रेनिंग करवाई रिक्शा चलाने की। उसके बाद बस मैं अपने घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से कमा रही हूँ और मेहनत से। मैम, अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में आपका हौसला बढ़ाया जाए या आपकी तारीफ की जाए कि बता रही हैं अकबर के बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में भेजती हैं लेकिन घर में नहीं, झुग्गी में रह रही हैं। मुझे ये बताइएगा किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? हमारा घर नहीं है, हम झुग्गी में रह रहे हैं, 3 माँ बेटे। पानी भी नहीं होता, किसी के घर से पानी लेके आते हैं, मोबाइल भी किसी के घर में चार्ज करते हैं। अंधेरे में मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। हमारी मतलब छोटी छोटी बाल्टी लेके वो किसी के घर से भर के ले आते हैं, तो फिर मैं बच्चों को नहलाती हूँ। मतलब बारिश आ जाए तो मतलब हम भीग जाते हैं, कभी कभी चारपाई लेके हम चले जाते हैं, रोड पे भी चले जाते हैं। हमारी मतलब इस तरह की कोई भी नहीं है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। क्या बात है, आपकी हिम्मत को सलाम है, बहुत सारी दुआएं हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई जो हमारी हुकूमती सतह पर कोई शख्सियत यकीनन इनके मसाइल सुने, क्योंकि ये बात सुनना एक अलग है और एक इसको फील करना कि बारिश हो रही है, आप भीग रहे हैं। और मुझे इनकी सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि एजुकेशन पे नो कॉम्प्रोमाइज़, घर पे कर रही हैं, झुग्गी में रहे, लेकिन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रही हैं। और सिर्फ उम्मीद नहीं है, अगर कोई देख रहा है और इनकी मदद कर सकता है तो अपील है कि आप काइंडली इनकी मदद कीजिए। और वो अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगोदा में, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो एक दफ़ा फिर आपको सलाम है। और शो का आज वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।